Hello everyone. So today we are going to discuss about chapter reproductive health. ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकॉर्डिंग जो है फिटनेस क्या है। तो जो उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रखी है एनसीईआरटी की बुक में भी है जो वो उसमें ये है कि टोटल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि इमोशनली फिट होना, फिजिकली फिट और मेंटली फिट जो भी इंडिविजुअल है, मतलब ये तीनों एस्पेक्ट्स में जो भी इंडिविजुअल फिट है तो वो क्या रिप्रोडक्टिवली भी फिट है। ठीक है, तो टोटल वेल बीइंग सिर्फ फिजिकली फिट होना नहीं होता, इसमें हमारी मेंटल हेल्थ भी आती है, हमारी इमोशनल हेल्थ भी आती है। नेक्स्ट बात करें कि इंडिया जो है सबसे पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया था ये अपने फैमिली प्लानिंग्स को एक नेशनल लेवल पे। मतलब इंडिया से पहले किसी भी कंट्री ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया था, मतलब शायद उस टाइम माइंड में भी नहीं आया होगा कि मतलब ऐसी कोई अलार्मिंग पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम हम फेस करेंगे आगे। लेकिन इंडिया ने जो है इस चीज़ को, इस बढ़ती पॉपुलेशन से टैकल करने के लिए इन्होंने इनिशिएट कर दिया। हालांकि बहुत सारे अभी आज के टाइम में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, लेकिन शुरुआत जो है इंडिया ने ही की थी। फैमिली प्लानिंग उस टाइम हमने जो है इंडिया ने उस प्लान को नाम दिया था फैमिली प्लानिंग 1951 में जो स्टार्ट कर दी थी। अब बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की। ठीक है, ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, एक और है हम दो हमारे दो, इनके पीछे इनका इनिशिएटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है। तो ये मोटिव ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अब इसका अंदाज़ा हमें अभी हो जाएगा कि जो 1900 में बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, यानी अराउंड 2000 मिलियन। 2000 में वो हो गई 6 बिलियन यानी 4 बिलियन। ठीक है, 2011 में हो गई वो 7.2 बिलियन। देख रहे हो, मतलब पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली अलार्म हुई है। ठीक है, कोई डिक्लाइन नहीं हुआ। और इंडिया की अगर सिर्फ इंडिविजुअली इंडिया की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। 2000 मई में आ गए तो 1 बिलियन को क्रॉस कर गई। मतलब देखो कितना तेज़ी से बढ़ी है कि 350 से सीधा 2000 में 1 बिलियन को क्रॉस कर गई। और मई 2011 में जो सर्वे हुआ है, जो रिसेंट का ही, जिसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2011 तक के सर्वे की बात हुई है, उसमें 1.2 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन मार्क की गई है। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज़ एन इंडियन। ठीक है, मतलब चीन को पीछे छोड़ने वाला है इंडिया पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में। और रीज़न क्या क्या है कि भाई अब पॉपुलेशन बड़ी है। ठीक है, तो इसके रीज़न कई सारे हैं कि रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, जो मृत्यु दर है उसमें बहुत तेज़ी से जो है कमी आई है। मतलब जो डेथ होती थी, डेथ रेट है वो कम हो गया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है, कोई भी वुमन फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान बहुत पहले होता था कि उन्हें पता तो होता नहीं था कि भाई क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो मतलब कंसीव करती बेबी और साथ में उनकी भी डेथ हो जाती। और इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब उस टाइम बच्चों की भी मौत बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब डेथ। ठीक है, तो इन तीनों में जो है रैपिड डिक्लाइन आया है। ठीक है, अब वही बात है कि जो मैटरनिटी के दौरान बहुत अच्छी केयर दी जाती है, इन्फेंट की केयर बहुत अच्छे से होती है, जिनकी वजह से अब जो है उनका डेथ रेट काफ़ी हद तक, काफ़ी स्तर तक जो है कम हुआ है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिंग एज, जो भी पीपल रिप्रोड्यूसिंग एज में है उनका नंबर बढ़ा है, यानी यूथ ज़्यादा है। ठीक है,
अगर 2001 सेंसस रिपोर्ट की बात करें तो उस टाइम जो है पॉपुलेशन 1.7% थी, मतलब कि ऐसा रेट है ये जहाँ पे 33 वर्ष में, आने वाले 33 साल में जितनी पॉपुलेशन उस टाइम करंट थी वो डबल हो जाती, ठीक है, 2001 के सेंसस की। और 2011 की बात की जाए तो लेस देन 2% से भी कम, मतलब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स की बात करें तो क्या मतलब ये हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कैसे जो है गवर्नमेंट जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। पहले वो अपने बहुत सारी मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम दो हमारे दो, एक ये बहुत फेमस स्लोगन है, स्लोगन के साथ इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। उसके बाद अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, ये भी एक ऐसा ही नॉर्म है। इंसेंटिव्स, और गवर्नमेंट ने जो है एक ये हमारी जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, लोअर क्लास की जो फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, ट्राइबल फैमिली, ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह, तो ये वहीं पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ना कि भाई कॉन्स्टेंटली बहुत सारे जो है बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अगर मतलब जितनी छोटी फैमिली होगी ना उसको गवर्नमेंट जॉब में इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। मतलब अभी भी आप गवर्नमेंट जॉब कई सारी ऐसी है कि अगर 2 बच्चे हैं तो ही गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने यही सोचकर जो है ऐसे इंसेंटिव्स लॉन्च किए हैं। अब बात करेंगे हम कि ठीक है, अब ये बढ़ तो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन अब इसे रोकने का ये जो अपनी रैपिडली अलार्मिंग पॉपुलेशन है इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे होते हैं। सबसे पहले कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं वो आइडियली कैसे होने चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिनसे जो है रिप्रोडक्शन जो है अनवांटेड रिप्रोडक्शन को हम रोक सकते हैं। सबसे पहले जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए कि भाई किसी भी स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कि इसको यूज़ करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए, नो इंटरफेयर इन सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर। जो सेक्सुअल ड्राइव या डिज़ायर होती है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए। बेसिकली इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन का, इम्प्लांटेशन का या ओवुलेशन में ही हो सकता है, ये सेक्सुअल ड्राइव या डिज़ायर में नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहा है और उसका कोई इफेक्ट ही शो नहीं हो रहा है, वो इफेक्टिव ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर। तो इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल से मतलब कि जब तक आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। अगर उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप जब चाहो जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेथड से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो भी 4-5 मेथड हैं इसके, जो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं नेचुरल मेथड, या जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जो ओवम फीमेल बॉडी रिलीज़ करती है और जो स्पर्म मेल से रिलीज़ होता है उसकी मीटिंग को अवॉइड कराना, अवॉइड चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। और इसमें जो है फेलियर ऑफ चांसेस हाई होते हैं। नो मेडिसिन, नो डिवाइस, साइड इफ़ेक्ट्स नल। कोई नेचुरल मेथड में मेडिसिन नहीं ली जाती कि भाई प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिसिन ले ली, डिवाइस कोई यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, साइड, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, नल है। लेकिन फेलियर ऑफ चांसेस जो है वो हाई है। अब नेचुरल मेथड जो है वन बाय वन पढ़ेंगे कि सबसे पहला पीरियोडिक एब्सटिनेंस, या इसे हम रिदम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे हम ये बात जानते हैं कि जब ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है वो 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, 10 से 17 दिन के। और 14th डे जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अर्ज होती उसी दिन, मतलब बेसिकली 14th डे पे जो है ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। तो 10 से 17 दिन के बीच में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो दिन होते हैं कि इस दौरान अगर आप इंटरकोर्स अवॉइड करो, क्योंकि इन्हें फर्टाइल डेज माना जाता है कि अगर इस टाइम अगर आप जो है अवॉइड कर रहे हो इंटरकोर्स तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 10 to 17 डेज ऑफ 10 से लेकर 17 दिन जो होते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो फर्टाइल पीरियड माना जाता है कि उस टाइम ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि 14th डे
बेसिकली, ठीक है, ओवुलेशन होती है उस दौरान। नेक्स्ट बात करें विड्रॉल और कोइटस इंटरप्रिटस नहीं, इंटरप्ट्स, ठीक है। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स में क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है वजाइना में से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले वो वजाइना में से जो है पीनस को विड्रॉ कर लेता है, जिससे क्या है, अवॉइड इंसेमिनेशन, जो सीमन है वो वजाइना में नहीं जा पाता, जो स्पर्म है वो वजाइना में रिलीज नहीं होता, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होती, और अगर स्पर्म ही नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैक्टेशनल अमोनेरिया। इसमें क्या होता है, ओवुलेशन एंड साइकिल डू नॉट, जब जो है उसके बाद डिलीवरी के बाद 6 महीने तक लैक्टेशनल पीरियड होता है फीमेल में, जिस दौरान वो अपने बच्चे को फीड करती है, ठीक है। उस दौरान क्या होता है कि ओवुलेशन और साइकिल नहीं होती इंटेंस लैक्टेशन के दौरान, ठीक है। हाई सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सुप्रेस GnRH यानी FSH और LH। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का हाई सिक्रेशन हो रहा है तो वो सुप्रेस कर देती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी हमारे FSH और LH को। अगर यही सुप्रेस हो गए तो ओवुलेशन और साइकिल नहीं होगी, ठीक है। कंसेप्शन ऑल्सो नील, ठीक है। और मतलब कंसेप्शन ऑल्सो नील मतलब इसमें जो चांसेस होते हैं कि भैया आप प्रिवेंट कर सकते हो वो थोड़े से कम होते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो 6 महीने तक ही, मतलब अगर आप इसका जो सक्सेसफुल टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स ही है, ठीक है। अब हमने बात कर लिया नेचुरल मेथड्स की, जो 3 पढ़े हमने, लैक्टेशनल अमोनेरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे हम बैरियर मेथड की। तो बैरियर मेथड जो हैं वो क्या होते हैं, मतलब सबसे पहले तो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है, ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग है वो फिजिकली प्रिवेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। और प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बैरियर मेथड जो है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे पास 4 हैं, ठीक है। बैरियर मेथड जो है यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं। पहला कोंडम, दूसरा सर्विकल कैप्स, तीसरा वोल्स और चौथा डायफ्रागम्स। सबसे पहले बात कर लेंगे सर्विकल कैप्स, वोल्स और डायफ्रागम की। ये तीनों जो हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट होते हैं और सॉफ्ट रबर कैप जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब रबर के बने होते हैं, सॉफ्ट रबर कैप होती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। ये तीनों जो हैं ये फीमेल के सर्विक्स में जो है लगाए जाते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है सर्विक्स तक ना पहुंच पाए। ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स से जो है स्पर्म आगे नहीं जा पाता। लेफ्ट इन प्लेस मतलब इंटरकोर्स के बाद भी 5 से 6 घंटे तक हम इसे जो है इसको सर्विक्स में रखा जा सकता है, ठीक है। रीयूजेबल होता है कि एक बार आपने यूज़ कर लिया फिर आप दोबारा से भी इसे यूज़ कर सकते हो। कॉन्डम की बात करें, थिन रबर लेटेक्स शीट के ये बने होते हैं, कवर करते हैं पीनस को मेल में और वजाइना या सर्विक्स को फीमेल में, सो दैट इजैकुलेटेड सीमन नॉट एंटर, ताकि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। कॉन्डम का एक और जो सिग्निफिकेंट बेनिफिट है वो ये है कि प्रिवेंट एड्स एंड एसटीडीज़, एड्स है या फिर कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ या इन्फेक्शन है उससे भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडेंस कहते हैं और निरोध एक बहुत फेमस मेल कॉन्डम ब्रांड है। और कॉन्डम्स क्या है, ये कॉन्डम्स डिस्पोजल और रीयूजेबल होते हैं, ये भी रीयूजेबल और डिस्पोजेबल होते हैं। नेक्स्ट हमने 2 मेथड्स की बात कर ली, नेचुरल मेथड की और बैरियर मेथड की। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो है इसमें स्पर्मिसिडल एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, जो स्पर्म को किल कर देते हैं, ठीक है। और ये प्री कोइटस से पहले केमिकल मेथड आप यूज़ करना होता है, ठीक है। वजाइना में फीमेल इसे यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड फीमेल के लिए होता है। केमिकल्स जो स्पर्मिसिडल एजेंट्स में होते हैं वो होता है जिंक सल्फेट, KMnO4, लैक्टिक एसिड और बोरिक एसिड, ठीक है। जेली, क्रीम्स, फोम्स, टैबलेट इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है
वो ये जैसे टैबलेट है, ये कोई भी फोम या क्रीम जेली, इसको वजाइना में अपने फिंगर के थ्रू इंसर्ट करती है, जिससे कि जब स्पर्म आता है तो ये स्पर्मिसाइडल एजेंट एक्टिवेट होकर उस स्पर्म को किल कर देते हैं, फिर वो आगे जा ही नहीं पाता, तो फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन होती ही नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टुडे टैबलेट, नीम 76, डेल्फिन क्रीम इसके एग्जाम्पल हैं। अगर इन्हें बैरियर मेथड्स के साथ यूज़ किया जाए तो ये बहुत, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें हार्मोनल मेथड्स की। हार्मोनल मेथड्स भी फीमेल ही यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है कि हार्मोनल मेथड या ईदर प्रोजेस्ट्रोन, या तो सिर्फ इसमें प्रोजेस्ट्रोन होता है, प्रोजेस्टीन हार्मोन, या फिर कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन खाली नहीं हो सकते हैं तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन होगा, या फिर कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों होंगे। उसके बाद फॉर्म ऑफ पिल्स, ये पिल्स इंजेक्शन या इम्प्लांट के जो है फॉर्म में हार्मोनल मेथड यूज़ किया जाता है। अगर बात करें पिल्स की, इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं सबसे पहले, और ये जो है पीरियड ऑफ 21 डेज रेगुलर लेनी होती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुएशन के दौरान छोड़कर बाकी सभी दिन जो है ये पिल लेनी होती है। ये क्या करती है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, ओव्यूलेशन नहीं होने देती, एंड इम्प्लांटेशन बाय मेकिंग एंडोमीट्रियम अनसूटेबल, और एंडोमीट्रियम वॉल जो होती है वजाइना में उसको अनसूटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। पिल्स अल्टर क्वालिटी, जो सर्विकल म्यूकस होता है, मतलब सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देती है, ताकि जो है टू प्रिवेंट एंट्री, ताकि जो स्पर्म की एंट्री है सर्विक्स में ना हो पाए। फेलोपियन ट्यूब इनहिबिट, फेलोपियन ट्यूब की जो है मोटिलिटी और सेक्रेटरी एक्टिविटी जो होती है उसको भी इनहिबिट कर देती है। पिल्स के भी दो टाइप हैं, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल। मिनी पिल्स में क्या है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन होगा यानी प्रोजेस्टिन, कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। तीसरा है एक मोनोफेजिक कंबाइंड पिल होती है, जो ओस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोन का जो है सेम अमाउंट में अगर है टैबलेट पिल्स में तो उसे हम मोनोफेजिक कंबाइंड पिल कहते हैं। एग्जांपल है माला डी और माला एल। मल्टीफेजिक कंबाइंड पिल भी होती है, ओस्ट्रोजन मेंटेन एट सेम लेवल फॉर 21 डेज कोर्स बट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिन, मतलब ओस्ट्रोजन का जो लेवल है वो तो 21 दिन तक सेम रहता है, लेकिन जो प्रोजेस्टिन का अमाउंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। एग्जाम्पल है ट्राइक्विलर ऑर्थोनोवम, ठीक है, ट्राइक्विलर ऑर्थोनोवम। ये 4 टाइप्स की पिल हमने पढ़ ली है हार्मोनल मेथड में। हार्मोनल मेथड क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रोजेस्टिन इनहिबिट एलएच प्रोडक्शन। जो प्रोजेस्टिन होता है वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है, जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सहेली एक बहुत फेमस ब्रांड है, ये भी पिल्स का, टैबलेट्स का। ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब नॉन स्टीरॉयडल है, ये कॉन्ट्रासेप्शन पिल है। वंस अ वीक पिल, इसको वंस अ वीक पिल भी कहते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार लेनी होती है ये पिल, ठीक है। मतलब अगर इनिशियल स्टेज की बात करें तो जो ये सहेली है वो 3 महीने तक वीक में 2 बार लेनी होती है। उसके बाद भी फर्दर अगर प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करनी है तो फिर हफ्ते में एक बार इसका इंटेक करना होता है। सहेली के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हाई इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। ये कहाँ बनी थी, हमारे इंडिया में ही, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो लखनऊ यूपी में है। ये ब्लॉक कर देती है एस्ट्रोजन, जो यूट्रस पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर लगे होते हैं उनको ब्लॉक करके प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। इन सहेली केमिकल कंपोजिशन जो सहेली में वो होता है ऑर्मिक्सोफिन हाइड्रोक्लोराइड सेंटोक्रोमिन का, ठीक है, सेंटोक्रोमिन। उसके बाद इनिशियली मैंने बताया ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। अब बात करें इंजेक्शन की, एक पिल्स था, एक इंजेक्शन था, एक इम्प्लांट था हार्मोनल मेथड में। तो पिल्स हमने डिस्कस कर लिया, इंजेक्शन की बात करेंगे। ये जो है इफेक्टिव होते हैं 3 मंथ्स के लिए। अगर एक बार आपने जो है ये इंजेक्शन लगवा लिया हार्मोनल वाला तो 3 मंथ्स तक जो है इसका इफेक्ट दिखता है। DMPA का ये इंजेक्शन होता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, और प्रोजेस्टिन कंटेनिंग इंजेक्शन ये होता है, और जो प्रोजेस्टिन जिसमें होता है वो LH के प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है, मतलब इनहिबिट बिल्कुल बंद ही कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हम इम्प्लांट्स की। प्रीकोइटस
जो है मेथड है ये भी इम्प्लांटेड अंडर स्किन, मतलब ये जो है स्किन के अंदर इम्प्लांट करना होता है। ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांट ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। और इफेक्टिव मतलब अब देखो जो इंजेक्शन था वो 3 मंथ्स के लिए इफेक्टिव था, इम्प्लांट्स जो है 3 साल के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। नोर प्लांट इसका एक एग्जांपल है। 6 सिलिकॉन कैप्सूल इन विच प्रोजेस्टिन, जो कि नोर प्लांट में 6 सिलिकॉन की कैप्सूल होती हैं छोटी छोटी, एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दे रखा है उसका, जिसमें क्या है प्रोजेस्टिन हार्मोन जो है प्रेजेंट होता है। एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है पोस्ट को। लेकिन अब देखो जितने अभी हमने मेथड पढ़े वो सारे प्री कोइटस थे, मतलब इंटरकोर्स से पहले अप्लाई करने वाले। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक पोस्ट कोइटस है जो इंटरकोर्स के 72 आवर्स बाद ही जो है ये पिल लेनी होती है। इसका एग्जांपल है आई पिल एंड अनवांटेड 72। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये बेसिकली जैसे कोई रेप केस हो गया, ठीक है, उसमें 72 घंटे 72 घंटे के अंदर अंदर ये दी जाती है। या फिर जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया है तो उस दौरान ली जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे सर्जिकल मेथड की, जिसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। अब देखो 1-2 बच्चा जो है वो पैदा हो गया, अब उसके बाद और बच्चे नहीं चाहिए, तो फर्दर प्रेगनेंसीज ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है सर्जिकल मेथड। मेल में इसको वेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी क्या है कि स्मॉल जो वास्ट डिफरेंस का स्मॉल पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर काट के उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है, स्क्रोटम पे। और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं तो उसको रिमूव कर दिया, टाई अप कर देते हैं, इसी छोटा सा कट लगाते हैं बिल्कुल इन एब्डोमेन और थ्रो वजाइना। अब बात करें ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जो ये सर्जिकल मेथड हमारे हैं वो क्या करते हैं, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं और प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं। देखो सर्जिकल मेथड, अब ये कि वास्ट रेफरेंस कट गई, फेलोपियन ट्यूब में कट लग गया, तो मतलब इससे ना तो कोई सेक्सुअल डिज़ायर या ड्राइव पे फ़र्क पड़ता, ठीक है, ना ऐसा कि भाई स्पर्म रिलीज़ नहीं हो रहा, कि ओवम रिलीज़ नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट क्या करते हैं, ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं। गैमेट नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी पुअर, मतलब ये इफेक्टिव तो होता है लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। ऑब्वियसली अगर एक बार आपने सर्जिकल मेथड यूज़ कर लिया तो उसके बाद उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे आईओडीज़ की। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये डिवाइस होते हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर यूट्रस वजाइना में अप्लाई किए जाते हैं, वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। आइडियल फॉर फीमेल के लिए होते हैं। डिले प्रेगनेंसी और स्पेस, मतलब अगर प्रेगनेंसी डिले करनी है या फिर एक बच्चा हो गया दूसरे में 2-3 साल का गैप चाहिए, उस दौरान जो है आईओडीज़ का यूज़ किया जाता है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड आईओडीज़ वाला है। 3 टाइप्स की होती है। एक नॉन मेडिकेटेड आईओडीज़, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है, मतलब इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। यूट्रस में जो है स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को ये इंक्रीज कर देते हैं। लिपिज लूप इसका एग्जांपल है। बेसिकली जो है इसमें एग्जांपल दे देंगे कि लिपिज लूप इस टाइप ऑफ, ठीक है, ऐसे बताने होते हैं। नॉन मेडिकेटेड जो है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज़। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ की बात करें तो ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं जो सुप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सुप्रेस कर देते हैं। प्रिवेंट, अगेन ये भी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ठीक है। इसमें क्या था, लिपिज लूप, इसमें था लिपिज लूप, इसमें कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ की बात करें तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। तो बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज़ इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, जबकि कॉपर रिलीजिंग और नॉन मेडिकेटेड जो है फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं और सर्विक्स को होसाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए। एग्जाम्पल है LNG-20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे STI की, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड अपनी डिसीज़। तो जो है इसमें अगर एज ग्रुप की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा STI की प्रॉब्लम या डिसीज़ किन एज ग्रुप में देखने को मिलती है, तो वो है 15 to 24 ईयर्स, ठीक है।
और ये होते हैं एग्जाम्पल है गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्स, जेनाइटल हर्पीज, कैलेमाइडाइसिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड एड्स। अब देखो HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है अगर STI की बात की जाए। हेपेटाइटिस बी और जो एड्स है ये कैसे मतलब देखो ये जो हेपेटाइटिस बी और एड्स को छोड़ के गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज ये जितने भी हैं ये नॉर्मली किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटोजोआ वायरस से जो है हो सकती है ये दिक्कत। लेकिन हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ये होने के, जैसे बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी या एड्स है उसी का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज हो गया आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, किसी को हेपेटाइटिस बी या एड्स था अगेन उसको इंजेक्शन लगा दिया, उसी इंजेक्शन से आपको इंजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल जो सर्जरी के दौरान जो हम वो डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो किसी भी HIV पेशेंट का या फिर हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट का यूज़ कर रखा है और वो बिना जो है उसको उसकी क्लींजिंग की अच्छे से सैनिटाइज किया वो ही यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड मदर से और फीटस में इसका डायरेक्ट जो है इन्फेक्शन जा सकता है। नेक्स्ट बात करें एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एड्स को छोड़ के जितने भी STIs हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल है, लेकिन ये तीन कभी भी कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकते। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं STI की वो होते हैं ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, एब्सेंस ये जो है STI का देखो हमें जो है कोई भी मतलब इतनी ईजिली अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भाई उसे STI हो गया है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं ना वो बहुत कम सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मतलब स्वेलिंग होना, स्लाइट पेन, ये एक जो है स्टेज पर आके तो ये एडवर्स हो जाते हैं, फिर इनका थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है, लेकिन बहुत अर्लियर स्टेज पे ये जो है डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है कि भैया STI के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट बात करें एक स्टिग्मा जो है सोशली एक स्टिग्मा है। ठीक है, अगर किसी को हो भी जाएगी STI तो वो क्या इस डर से कि भाई किसी को पता चल जाएगा सोसाइटी में ये है वो, ये 10 बातों को सोच के वो अपना जो है इलाज ही नहीं कराता। वो ऊपर से अगर फैमिली भी ऐसी है, ठीक है, उसको बैक स्टेप पे लेती है कि भाई नहीं कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, ये करने की, बाहर बात जाएगी ऐसी बात, तो इसको जो है एक बीमारी ना लेकर एक स्टिग्मा के तौर पर ज़्यादा लिया जाता है कि ना तो ये डिस्कस करने वाली चीज़ है, ना ये इलाज कराने वाली चीज़ है, ना ये बाहर जो है आने देने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिम्टम्स जो हैं STI के होते हैं जो मतलब जिसका अर्ली स्टेज पे अगर आप दिखा लेते हो तो ही बेनिफिट है आगे चलकर। कॉम्प्लिकेशंस STIs में क्या क्या हो सकती है, हाँ वही बताया कि अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं दिखा रहे हो, STI है, तो उस दौरान क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अबॉर्शन, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं जैसे फेलोपियन ट्यूब या ओवरी, यूट्रस, इन सब में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी, देखो एक ये दो टर्म है मिसकैरेज और स्टिल बर्थ। अगर 20 वीक से पहले 20 वीक से पहले बच्चा फीटस मर जाता है तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। 20 वीक के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसे हम स्टिल बर्थ टर्म देते हैं। सॉरी। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है STI से। अवॉइड सेक्स, देखो अब सेक्स अवॉइड करना चाहिए अननोन पर्सन्स के साथ या फिर मल्टीपल इंडिविजुअल्स के साथ। हमेशा यूज़ करो कॉन्डम, ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान ऑलवेज यूज़ कॉन्डम। ये जो है एड्स, HIV जैसी STI से प्रिवेंशन देता है। अगर कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं 1%, ठीक है, डॉक्टर को दिखा लो। अगर देखो ऐसा हो सकता है कि यार सिम्टम्स हैं, डाउट में हो कि भाई ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, ये डाउट क्लियर कर लो, ठीक है, ताकि पहले ही अगर हो तो उसका इलाज हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो जाए, और नहीं है तो बेटर है। नेक्स्ट बात करें कि STIs की NCERT में तो नहीं दे रखा पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ये STIs के नाम हैं और ये उनके पैथोजन जो कोज करते हैं इसे। गोनोरिया है, निजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। जेनिटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जेनिटल वॉर्ट्स, ह्यूमन पेपिलोना वायरस, सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम,
बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वजाइनलेसिस एक प्रोटोजोआ की वजह से। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरियम की वजह से। ये देखना आप कि ये, और जो हमारा एड्स है वो HIV इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या होता है, मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के यूज़ किए इंटरकोर्स के बाद भी अगर बच्चे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये किसी भी रीज़न से हो सकती है, ड्यू टू फिजिकल, कॉन्जेंटाइल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसीज, ड्यू टू ड्रग, कोई भी रीज़न हो सकता है। और एक और सोशल स्टिग्मा है कि भाई अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो फीमेल की में ही कमी होगी। ऐसा नहीं होता, मेल में या फीमेल में किसी में भी जो है कमी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का रीज़न मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अगर देखो पहले तो इनफर्टिलिटी के केस में पहले इनकी है ना काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की, कि क्या पता फिजिकल मतलब किसी भी इम्यूनोलॉजिकल चेंज की वजह से, फिजिकल कॉन्जेंट कोई भी चेंज की वजह से अगर प्रॉब्लम हो सकती है मतलब बच्चा कंसीव करने में, तो पहले तो उनको दी जाती है भाई प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो ART, ये आर्ट की जो है उन्हें सलाह दी जाती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जिससे कि जो है बच्चा वो प्रोड्यूस कर पाए, वो कंसीव कर पाए, ठीक है। उसके बाद दो टर्म है कि अगर फ्रॉम आउटसाइड फीमेल बॉडी, अगर लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन कराई जा रही है मतलब फीमेल बॉडी के बाहर, तो उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराई जा रही है तो उसे हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। आउटसाइड होगी तो विट्रो, इनसाइड है तो वीवो। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपने सुना भी होगा थोड़ा बहुत टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर, ठीक है, ओवा कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म हस्बैंड या डोनर से, उन दोनों को कलेक्ट करके इंड्यूस कर दिया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है ताकि वो जाइगोट बन जाए अंडर साइमुलेटेड कंडीशंस। लेबोरेटरी में ओवा और स्पर्म को कलेक्ट करके जाइगोट के लिए उनको इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जो स्पर्म है और ओवा है वो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज हो गए और आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में। सो फर्टिलाइजेशन ऑकर इन टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तो होगी टेस्ट ट्यूब में, लेकिन डेवलपमेंट होगी फीमेल की बॉडी में फीटस की, ठीक है। और एक दो टर्म है कि अगर जाइगोट या एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमर का अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, जिसे जिफ्ट कहते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर का एम्ब्रियो या जाइगोट है तो उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, IUT जिसे कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो ये दो टर्म याद करना, 8 ब्लास्टोमर्स तक है फेलोपियन ट्यूब में जिफ्ट, ZIFT, 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा का है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र यूट्रस में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, AI। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। मेल में देखो अगर कोई मेल है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा सीमन वजाइना में, एक केस तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट है उसका इजैकुलेशन के द्वारा। तो ये दोनों ही रीज़न जो है प्रेगनेंसी में हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं, एक तो इंसेमिनेट ना करने वाली परेशानी और दूसरा लो स्पर्म काउंट वाला, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है टेक्नोलॉजी इसको यूज़ किया जाता है। सीमन इज़ आर्टिफिशियली इंसेमिनेट इनटू वजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल, मतलब सीमन कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से या डोनर से, जिसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है वजाइना में या फिर यूट्रस ऑफ फीमेल। वजाइना में जब किया जाता है जब वो इंसेमिनेट करने में अनेबल है मेल, और यूट्रस में जब होता है कि जब उसका स्पर्म काउंट लो हो, ठीक है, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, लो स्पर्म काउंट। नेक्स्ट बात करेंगे ICSI की, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ओवम इज़ कलेक्टेड, स्पर्म इज़ इंजेक्टेड इनटू ओवम।
ओवम कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म है वो ओवम में इंजेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में एक माइक्रो नीडल के थ्रू, जो क्या करती है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है उसको पंचर करते हुए अंदर साइटोप्लाज्म में ओवम के चली जाती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड, जो एम्ब्रियो बना होता है वो डिपेंड करता है कि 8 ब्लास्टोमर का है या 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा है, वो मैंने बता दिया। उसके अकॉर्डिंग उसको फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ICSI में क्या होता है, ओवम कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म एक माइक्रो नीडल के थ्रू स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, जो जोना पेलुसिडा की लेयर को कट करता हुआ साइटोप्लाज्म पंचर करता हुआ साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो है फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गिफ्ट की, ये है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। एक था जिफ्ट, ZIFT, जायगोट वाला था वो केस, इसमें गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब है। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होती है। फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल है, देखो इन्वायरमेंट जो है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके अंदर, लेकिन वो बस ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मतलब ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, ठीक है। उस दौरान क्या किया जाता है कि ओवम इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डोनर फीमेल, ओवम को कलेक्ट किया जाता है डोनर फीमेल से एंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर इन फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी के अंदर जो है डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट एक टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। ये वॉलंटरी इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब बच्चा 9 महीने से पहले जो इंटेंशनली अपनी मर्जी से अबॉर्शन कराया जाता है, ठीक है, उसको हम MTP कहते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन MTP होते हैं एक साल में पूरे वर्ल्ड के में, अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में एक साल में 45 to 50 मिलियन MTP कराए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज कर रखा है, 1971 में कर दिया था। MTP सेफ ड्यूरिंग, MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 12 वीक के दौरान सेफ मानी जाती है। और अगर पहले 12 वीक में अगर ये MTP कराई जाती है तो सिर्फ एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी है। लेकिन अगर सेकंड यानी 12 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 13, 14, 15, 16 हफ्ते का बच्चा है और उसका MTP कराना है, तो उस दौरान जो है एक से ज़्यादा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या सजेशंस होते हैं, मतलब 2 डॉक्टर तो मिनिमम 12 वीक से पहले के बच्चे ऊपर के बच्चे का MTP में चाहिए होते हैं। रीज़न क्या क्या होते हैं MTP के? अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, बाय चांस जो है कंसीव हो गया है, उस दौरान रेप के केसेस में, वेयर कंटिन्यूशन, जहाँ पे अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से बच्चे या माँ को कोई खतरा हो वहाँ पे MTP करा जाता है। या फिर जेनाइटल डिसऑर्डर इन फीटस, अगर फीटस में जैसे जेनाइटल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, क्लिनफेल्टर्स डिसीज़ होती है, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर है फीटस में, तो वैसे भी देखो डिलीवरी के बाद वो उस बच्चे का बचना मुश्किल होता है कुछ बीमारियों में। तो अगर ऐसी ही कोई डिसऑर्डर फिगर आउट हो जाता है अमोनोसेंटेसिस में, तो उस बच्चे का भी MTP कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, अब ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो वो थी लुइस जोए ब्राउन, 25 जुलाई 1978 में उसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इन इंडिया में बात करें तो दुर्गा है, कानुप्रिया अग्रवाल जिसका करंट नाम है। WHO हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप हुई थी जेनीवा में स्विट्ज़रलैंड में 7 अप्रैल 1948 में सबसे पहले, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।